आप सभी का लर्निंग इंडिया विद एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के 3 महत्वपूर्ण अधिकार, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार को विस्तार पूर्वक समझा था। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों से 3 मौलिक अधिकार जो पिछली वीडियो में रह गए थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, साथ ही अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के भाग 3 में उल्लिखित इन समस्त अनुच्छेदों का भी अध्ययन करें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है या जो विषय है उसे प्रारंभ। नंबर 1, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ यह है कि भारत ना तो ईश्वर विरोधी है और ना ही ईश्वर समर्थ, बल्कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है और भारतीय क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, धर्म अंतःकरण का मामला है, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म, पंथ व संप्रदाय को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इन्हीं विषयों को अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इन्हीं अनुच्छेदों को हम एक एक कर क्रमबद्ध रूप से समझना प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 पर अनुच्छेद 25। दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आवाज रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात अनुच्छेद 25 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसकी क्रियाविधियों के अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई। वहीं पर दोस्तों, अनुच्छेद 26 में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के संबंध में प्रबंधन करने का अधिकार है। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक अपने धर्म के संबंध में किसी संस्था और संगठन का निर्माण कर सकता है। वहीं पर दोस्तों, अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अर्थात दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए कोई राज्य किसी भी प्रकार का कोई भी कर व टैक्स नहीं लगा सकता। वहीं पर दोस्तों, अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई। अर्थात अनुच्छेद 28 में यह स्पष्ट किया गया है, कोई भी शिक्षा संस्थान या ऐसा शिक्षण संस्थान जो राज्य अर्थात किसी भी सरकार द्वारा संचालित है या मान्यता प्राप्त है, ऐसे शिक्षा संस्थानों में किसी भी धर्म के किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया है। दोस्तों, अब नंबर 2 पर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत की संस्कृति अनेकता के कारण संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसकी व्याख्या की गई। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में चर्चा की गई। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन यह अधिकार केवल उन नागरिकों को प्राप्त है जो अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संबंध में अल्पसंख्यक हैं। वहीं पर दोस्तों, अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया। अर्थात भारत में उपस्थित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया। वहीं पर दोस्तों, नंबर 3 पर हम संवैधानिक उपचारों के बारे में चर्चा करें। संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का कोई उचित महत्व नहीं होता यदि उनको लागू करने के लिए कोई विधि न बनाई जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 अर्थात अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की और इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके संरक्षक के रूप में
सुप्रीम कोर्ट अर्थात भारत का उच्चतम न्यायालय और भारत में उपस्थित अन्य उच्च न्यायालय उसका संरक्षण करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायालय उसको लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिन्हें इन 5 रिटों को हम एक एक कर क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रिट न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के समक्ष जारी की जाती है जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया। उस व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे उचित कारण है क्या अथवा नहीं। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर परमादेश। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने से मना कर। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है अतः मुख्य रूप से प्रतिषेध रिट सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जारी की जाती है ताकि अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कोई निर्णय ना ले सके और प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन ना कर सके। वहीं पर नंबर 4 पर दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ भी दोस्तों रोकना होता है। यह रिट भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जारी की जाती है। यह रिट तब जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर यह संदेह होता है कि उन्होंने कोई ऐसा निर्णय दिया है जो उनकी अधिकार क्षेत्र के बाहर है और उससे प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो सकता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 5 पर अधिकार प्रक्षेप दोस्तों अर्थात क्यू वारंट। दोस्तों यह रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किया है और उस पद पर उसे धारण होने का कोई वैध अधिकार नहीं। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर धारण करने से रोकना है। दोस्तों हमने बड़ी ही सरलता से भारतीय संविधान के जो अन्य 3 मौलिक अधिकार थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को विस्तार पूर्वक समझा। दोस्तों अब हम भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में उल्लेखित अनुच्छेद 33, 34 और 35 को एक एक कर क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। अनुच्छेद 33 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह सशस्त्र बलों, सेना व खुफिया एजेंसी आदि के अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके मत अनुशासन बनाए रखने के लिए किया गया है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 34 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ अर्थात सेना कानून लागू है उस क्षेत्र की समस्त जनता के कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 35 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए संसद कोई विधि अथवा अधिनियम बना सकती है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 17 को परिवर्तन करने के लिए संसद ने अनुच्छेद 35 के थ्रू अर्थात अनुच्छेद 35 के माध्यम से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 को लागू किया। दोस्तों इस आधार पर हमने जो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को विस्तार पूर्वक समझा है। दोस्तों अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन और है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार और